नमस्कार। स्वागत है आप सभी का संस्कृत प्रभा यूट्यूब चैनल पर। यूजीसी नेट एवं जेआरएफ परीक्षा के लिए जो परीक्षा आयोजित होने वाली है, अर्थात कोरोना महामारी की वजह से अभी परीक्षा स्थगित है। जब भी परीक्षा की डेट आएगी उसमें आप प्रथम प्रश्न पत्र जो कि जीएस, करंट, पर्यावरण इत्यादि इकाइयों से संबंधित है, उनमें जो प्रश्न बनते हैं पर्यावरण से या कम्युनिकेशन जो इकाई है, इसको संचार और प्रौद्योगिकी जो बोलते हैं आप लोग, उन तमाम इकाइयों से जो प्रश्न बनते हैं, उन सभी इकाइयों पर आधारित जो प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में बनते रहते हैं, वे सारे प्रश्न आज इस द्वितीय लेक्चर में एक वीडियो और बना था। प्रथम वीडियो में भी ज्वलंत मुद्दों से प्रश्न उठाए गए थे जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबका कल्याण। तो आज बात करेंगे, ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे और जो अक्सर परीक्षाओं में, यूजीसी की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? इसके लिए हाल ही में विश्व बैंक ने 400 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। तो देखिए, 2014 में प्रारंभ हुआ था। नमामि गंगे के बारे में आप अच्छे से जानकारी और ले सकते हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अभी हाल ही में विश्व बैंक ने 400 मिलियन डॉलर प्रदान किया है, अर्थात गंगा की साफ़ सफाई इत्यादि के लिए, ठीक है। तो 400 मिलियन डॉलर विश्व बैंक ने प्रदान किया है। तो इसको याद कर लीजिएगा और नमामि गंगे के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा और अपने एक कॉपी में नोट कर लीजिएगा और डिटेल में नमामि गंगे के बारे में जानकारी रख लीजिएगा। दूसरा है, एक नई शोध के अनुसार गोल्डन बर्ड विंग नामक एक हिमालयी तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली बताया गया है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह पूछा जा सकता है आपके यूजीसी नेट परीक्षा में। जी हाँ, अब तो एनटीए परीक्षा आयोजित कराती है, तो निश्चित रूप से ये सारे प्रश्न आपको मिल सकते हैं देखने को परीक्षा एग्ज़ाम में। तो यह एक फीमेल गोल्डन बर्ड विंग है जिसके पंखों का आकार 194 मिलीमीटर मापा गया है। जी हाँ, मिलीमीटर 194। गौरतलब है कि अब तक सदर्न बर्ड विंग को भारत की सबसे बड़ी तितली माना जाता रहा है। इसके पहले कौन सी थी? ये जो साउथर्न, दक्षिणी बर्ड विंग जो थी, उसको सबसे बड़ा जो है घोषित किया गया था। इसकी पंखों की जो आकार की लंबाई है वह है 190 मिलीमीटर। तो इस नई माप और तितलियों की 24 अन्य प्रजातियों से जुड़े शोध को एक न्यूज़ लेटर बाय नोट्स में प्रकाशित किया गया है। तो आप देख सकते हैं। अगला है, इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक नए जासूसी उपग्रह, देखिए आपको संचार प्रौद्योगिकी से प्रश्न बन सकता है, अक्सर उपग्रह से प्रश्न बनते रहते हैं। कंप्यूटर का आपका एक चैप्टर है, कंप्यूटर इकाई है, उससे भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो ऐसा प्रश्न जरूर बनेगा। जासूसी उपग्रह ओफेक 16 के सफल प्रक्षेपण की घोषणा की। ओफेक को पिछले 2 दशकों में लॉन्च किए गए इजराइल के जासूसी उपग्रहों के समूह में शामिल किया गया है। इस उपग्रह को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के सहयोग से विकसित किया गया है। इजराइल के अनुसार यह उपग्रह क्षेत्र में मौजूद खतरों पर नज़र रखने में सहायक होगा। तो ये पूछा जा सकता है, ओफेक 16 उपग्रह का सफल प्रक्षेपण की घोषणा किसने की है? तो इजराइल ने। तो भारत, इजराइल ऐसे ऑप्शन में रहेगा तो आपको याद रखना चाहिए इजराइल ने, ठीक है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इसका उद्देश्य आप जानते हैं, लगातार जो कोयले से जो विद्युत उत्पादन किया जा रहा है कहीं न कहीं प्रदूषण का काम करता है, जिसके कारण से अब लगातार सौर ऊर्जा जो परियोजनाएं हैं उनको चालू किया जा रहा है, समर्पित किया जा रहा है राष्ट्र को। तो लगातार काम हो रहा है सौर ऊर्जा पर। तो प्रधानमंत्री 750 मेगावाट की रीवा सौर परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रीवा परियोजना सालाना लगभग 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। तो देख सकते हैं आप लोग, 15 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर कार्बन उत्सर्जन को कम करेगी। तो यह पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है, इसको जरूर नोट करिएगा। यह परियोजना 2022 तक 175 गीगावाट, सब सारे डिटेल, सब जितने भी तथ्य हैं सबको नोट कर लीजिएगा। यह परियोजना 2022 तक 175 गीगावाट
कि स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने की भी भारत की प्रतिबद्धता का उदाहरण है। प्रश्न बन सकता है कि परियोजना 22 तक कितने गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता को लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता रखता है, तो वह है 175। और कितने लाख कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेगा, 15 लाख टन। और कितने मेगावाट की परियोजना थी, तो वह है 750। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड EESL विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत सार्वजनिक उपक्रमों के एक संयुक्त उपक्रम ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का बढ़ावा इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, शहरों में प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण से जो ग्लोबल वार्मिंग है वो आप देख ही रहे हैं कि लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण से अब इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है ताकि पर्यावरण प्रदूषण कम हो सके। तो यह भी ज्वलंत मुद्दा है और पर्यावरण से संबंधित है, इसलिए आप सब इसको भी नोट कर लीजिएगा। सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशनों और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस साझेदारी के माध्यम से आवागमन में तेजी लाने की दिशा में एक ढांचागत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने में भी आसानी होगी। तो आप देख सकते हैं, और पर्यावरण प्रदूषण भी कम किया जा सकता है। तो किसके किसके साथ में जो समझौता हुआ है वह है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड और न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण नोएडा के साथ में हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है, फिर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिए, इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया है। मौजूदा ऐप को ऐप इनोवेशन चैलेंज के ट्रैक 1 पर लाया जाना है और ऐप इनोवेशन चैलेंज का ट्रैक 2 नए एप्लीकेशन के विकास पर जोर दिया गया। तो कंप्यूटर का जो चैप्टर है आप सभी के, उसमें यह प्रश्न बन सकता है, इसलिए ज्वलंत मुद्दा का प्रश्न है कि आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किसने किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। किसके किसके तहत, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग ने प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय दोनों मिलकर के आत्मनिर्भर भारत की जो परिकल्पना है प्रधानमंत्री महोदय जी की, उसमें आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का शुभारंभ किया है। और इसका 2 ट्रैक है। जो हमारे जो पुराने ऐप्स बने हुए हैं, आप जैसा कि जानते हैं चीन से भारत का मुद्दा बहुत गहरा गया था, जिसके कारण से तमाम ऐप्स जो है प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। उसके तहत भारत आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है और अपने खुद के जो ऐप्स हैं, जो मोबाइल में ऐप्स आप यूज़ करते हैं, कंप्यूटर में ऐप्स यूज करते हैं, वे नए नए ऐप्स आएंगे और जो पुराने ऐप्स हैं उनमें संशोधन होगा। तो ऐसी परिकल्पना की गई है डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। तो आप देख सकते हैं, तो ये आज के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप सब नोट कर लीजिएगा, ज़रूर आपकी परीक्षा में आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और भी श्रृंखलाओं से जुड़े रहें। प्रत्येक दिन आपको नई नई चीज़ें प्राप्त होंगी इस चैनल के